under two samples test, it has two sides, known standard deviation and unknown standard deviation. नॉन स्टैंडर्ड एविएशन में हम z टेस्ट यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला जो बुक में दिया हुआ है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ फर्स्ट बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड n2, ठीक है। और मैंने तुम्हें समझाया था कि μ1 माइनस μ2 ये जीरो होता है, तो ये होता है फॉर्मूले में लिखा जाता है, बट क्योंकि ये जीरो होता है तो बुक्स ये भी नहीं लिखती, ठीक है। अब जो अननोन स्टैंडर्ड एविएशन है, अननोन स्टैंडर्ड एविएशन को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। वन इज इक्वल वेरिएंस एंड सेकंड इज नॉट इक्वल वेरिएंस। पर बुक्स क्या करती हैं, बुक्स क्या करती हैं, इसको लार्ज सैंपल टेस्ट कह देती हैं और इसको स्मॉल सैंपल टेस्ट कहती हैं। आसान किया हुआ है कि बच्चों को हम सीधा सा ये कह दें कि अगर 30 से ज्यादा है, मोर देन 30, तो आप लार्ज सैंपल लगा दो, और अगर लेस देन 30 है तो स्मॉल सैंपल लगा दो। बट इसका पीछे जो लॉजिक है वो ये नहीं है, उसका पीछे जो लॉजिक है दैट इज नोन स्टैंडर्ड एविएशन एंड अननोन स्टैंडर्ड एविएशन। दैट टू इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सैंपल साइज का कोई मैटर नहीं करता, और अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। और टी टेस्ट में दो कैटेगरीज निकलती हैं, व्हेन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन आर सेम, एंड सेकेंड व्हेन वेरिएंस इज नॉट सेम। तो जब कल को तुम में से कोई पीएचडी करने जाएगा या रिसर्च करने जाएगा तब ये रेलेवेंस आपको समझ लगेगी। बट बुक्स ने क्या किया हुआ है, उसने इसको टी लिख के x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सैंपल स्क्वायर बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस स्क्वायर बाय n2, ये किया हुआ है उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड एविएशन के लिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन पुट की हुई है, और अननोन के लिए उन्होंने, या स्मॉल सैंपल के लिए उन्होंने सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन फर्स्ट और सेकंड सैंपल की पुट की हुई है। बट अगर आप इसको अच्छी बुक्स में से, फॉरेन ऑथर की बुक्स में से पढ़ोगे तो उन्होंने इस चीज को, इक्वल वेरिएंस को उन्होंने यूज किया है पूल्ड वेरिएंस के साथ, राइट। तो ये पूल्ड वेरिएंस से सॉल्व होता है अगर आपको ये लिखा हो दैट दिस इज अ केस ऑफ इक्वल वेरिएंस। बात समझे हो? हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हमने वर्ड यूज किया था इक्वल वेरिएंस, और इसलिए हम हाँ जी, या एनी डाउट बेटा? क्लियर सर। हाँ बोलो। नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? तो अगर तुम बुक को फॉलो करोगे, जो जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो तुम्हें डिटेल्ड पढ़ाना है, ठीक है। उसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला z का ठीक है, ये t का फॉर्मूला ये भी ठीक है, बट जब आप इसकी डिटेल में जाओगे देन यू अंडरस्टैंड, देन यू रियलाइज कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ब्रॉडली क्योंकि बुक्स इतना कट पेस्ट कॉपी के ऊपर काम करती हैं तो वो ऐसी टेक्निकलिटीज को समझा नहीं पाती, तो ये टेक्निकलिटीज इसके पीछे ये रीजन है। अगर ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नो इशू। अगर बहुत डिटेल्ड आपने कुछ कैलकुलेट करना है तो आप ये भी पूछोगे कि इक्वल वेरिएंस है, अनइक्वल वेरिएंस है, तो दोनों में रिजल्ट्स क्या होंगे, इंटरप्रेट जब करोगे तो रिजल्ट्स जो है, आउटकम जो है उसकी डिफरेंट आएगी, ठीक है। अब
जब कल को तुम्हारे में से कोई SPSS सॉफ्टवेयर यूज करेगा या मिनी टैब सॉफ्टवेयर यूज करेगा, तो वहां पे डिफॉल्ट आपसे पूछा जाएगा कि वेदर यू वांट इक्वल वेरिएंस और अनइक्वल वेरिएंस। ठीक है, तो वो झटका लगता है कई बार स्टूडेंट्स को कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि इक्वल वेरिएंस और अनइक्वल वेरिएंस कॉन्सेप्ट भी होता है। तो जहां पे हम इक्वल वेरिएंस लेते हैं वहां पे हम पूल्ड के थ्रू कैलकुलेशंस करते हैं, और जहां पे हम अनइक्वल वेरिएंस लेते हैं वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बदल जाता है, वो भी बुक में नहीं है। ये तो था पूल्ड वेरिएंस का। ठीक है, ये जो अभी देख रहे हो तुम स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। और अगर इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, ये देख पा रहे हो, दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू, उसमें पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी अंडर नॉट इक्वल टू, दैट इज n1 इज इक्वल टू n2। दोनों सैंपल साइज का साइज सेम है। अगर सेम है तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड एरर का, इट इज स्टैंडर्ड एविएशन सैंपल फर्स्ट स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकंड सैंपल स्क्वायर बाय n। या इसको सेपरेट भी लिखोगे तब भी एक ही बात है, बट इन्होंने जस्ट लिखने के लिए यहाँ पे नीचे n लिख दिया। यहाँ अगर आप इसको ऐसे भी लिख लोगे, इवन देन देयर इज नो इशू। तो हम अगर ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज अनइक्वल वेरिएंस, तो हमारा टी का फॉर्मूला जो है, अभी जो मैंने बोला था, पूल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये वाले फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लोगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे ही आपकी होगी n1 प्लस n2 माइनस 2। बट तीसरी कैटेगरी इसी में या अनइक्वल वेरिएंस में दूसरी कैटेगरी जिसको कहें वो बनेगी, और वो होगी व्हेन n1 इज नॉट इक्वल टू n2। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेसिक फॉर्मूला तो वही रहना है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल का प्लस वेरिएंस ऑफ सेकेंड बाय n2, यही फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड एरर का, डिनोमिनेटर में यही आएगा। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में ऐसे कैलकुलेट होगी, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला। सो n1 प्लस n2 माइनस 2 ये नहीं यूज होगा, वी विल नॉट यूज दिस वन, वी विल यूज s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर, मतलब दिस इज वेरिएंस ऑफ सेकेंड by n2 whole square divided by this variance of first n1 whole square divided by n1 minus 1 plus variance of second divided by n2 whole square by n2 minus 1। तो ये मतलब आपको अगर डिटेल्ड समझना है, डिटेल्ड चीजों को अंडरस्टैंड करना है तो ये है। बट ब्रॉडली जो मैंने अभी आपको कहा कि z का फॉर्मूला पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन से कैलकुलेट होगा, और t का फॉर्मूला सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन से कैलकुलेट होगा। और बहुत सारे एग्जाम्स में कोई क्लियर नहीं करता कि whether this is a case of equal variance और unequal variance। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसी से उसको कैलकुलेट करते हैं। साहिल अब क्लियर है ये सारा? यस सर। बाकियों को भी ये क्लियर है? ये देखो, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अगर PN अरोड़ा या SP गुप्ता ये बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें तो सिर्फ वो दोज आर बेसिकली क्वेश्चन बैंक्स, राइट। तो उसमें तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के उसके आगे उसके 100 न्यूमेरिकल्स लिख दिए हैं कि जहां जहां से भी वैसे न्यूमेरिकल्स। तो ये डिटेल्स जो हैं ये आपको, जब आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ोगे, आप अच्छी किताबों में से इस मटेरियल को पढ़ने की कोशिश करोगे, डिटेल में पढ़ोगे, देन यू रियलाइज कि इसमें भी फर्क है और ये कैसे आता है। और कल को तुम्हारे में से अगर कोई सॉफ्टवेयर डेटा एनालिस्ट की तरफ जाता है या इकोनॉमिक एनालिसिस पे जाता है, तो आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम इन चीजों का आंसर कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। सर बुक का नेम बता दो कोई, सर अच्छी जो आप कह रहे हो। हाँ, सर बुक का नेम बता दो फॉरेन ऑथर के लिए। यस सर। फॉरेन ऑथर की बेटा कोई भी, यू कैन सर्च, अमेज़न पे जाओ,
जो तुम्हें सबसे सस्ती बुक मिलती है, बट द ऑथर शुड बी फॉरेन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ऐसे टाइटल से सर्च कर लो। कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि सारी की सारी बुक्स एक जैसी हैं। अगर तुम स्पेसिफिकली कहोगे तो आई डोंट नो लाइब्रेरी में इस टाइम पे कौन सी अवेलेबल है, या तो मुझे एक दिन का टाइम दे दो, मैं लाइब्रेरी से पता कर दूंगा अगर तुमने लाइब्रेरी से। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि किंडल एडिशन आपका आप किसी भी बुक का, जैसे जस्ट अ मिनट मैं शो कर देता हूँ अभी आपको।